तो फ्रेंड्स, यूपीएससी ने जब से सिविल सर्विसेज 64 का रिजल्ट निकाला है तो यह बात उभर कर आई है कि बहुत बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों ने और साइंस बैकग्राउंड वालों ने टॉप किया है। तो इससे जो दूसरे ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो विशेषकर ह्यूमैनिटीज वाले, उनके अंदर एक संदेश और एक संदेह भी गया है कि क्या कभी कोई आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ऑप्शनल वाले कैंडिडेट्स टॉप करेंगे आगे या नहीं करेंगे। तो उसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूपीएससी में लार्ज नंबर पे अपीयर हो रहे हैं या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसका अगर आंसर हमें जानना है कि क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग को छोड़कर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, कि स्पेशली स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी की बात तो चलिए ठीक है कि वह एक बिल्कुल टॉप की सेवा है हमारे देश में आप सिविल सर्विसेज में आते हैं, लेकिन यूपीएससी में आने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको ऑल इंडिया काउंसिल और टेक्निकल एजुकेशन के वेबसाइट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पे आइए। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो हमें सबसे पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इनटेक, जो हमारे देश में आज के दिन में टोटल इंजीनियरिंग मैं ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि कितने इनटेक हैं। तो हमारे देश में 2020-21 जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तो उसके वेबसाइट के माध्यम से आप देखिए कि 12,84,907 सीट है, 12,84,907। तो इतने इनटेक हैं। अब ये कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पेश किया है 2012 से लेकर 2021 तक। तो ये टोटल इनटेक है। इसमें देखिए इनटेक अर्थात इनके पास टोटल सीट जो है एआईसीटी के द्वारा अप्रूव्ड सीटें हैं ये। तो ये 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 15, 14, 13, 12। और अब ये देखिए कि इसमें इनटेक कितना रहा। जैसे 2012-13 की बात की जाए तो इसमें अराउंड 9,66,000 अर्थात 10 लाख आप मान के चले। इसमें भी 9,44,000, 2014-15 में 8,75,000, 2015-16 में 8,55,000, 2016-17 में 7,85,000 और 2017-18 में 7,50,000, 2018-19 में 7,21,000, 2019-20 में 7,37,000। लगभग इतने बच्चों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। अब इसमें इन्होंने जो है स्टूडेंट पास आउट का भी डेटा दिया है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर को लेते हैं, सपोज 2012-13 को, तो 9,66,000 बच्चों ने जो एडमिशन लिया, तो उसमें से 6,56,000 बच्चे पास हुए। लेकिन ये 6,56,000 बच्चे 2012-13 में पास हुए, 7 लाख 2013-14 में, 14-15 में भी 7 लाख, 15-16 में भी 7,88,000, 16-17 में भी 8 लाख। लेकिन इसमें जो आप प्लेसमेंट, ये जो इन्होंने ब्लू बार दिखाया है यहाँ पे, ये इनके प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स है। तो आप देखिए अगर 2012-13 में 6,56,000 बच्चे पास हो रहे हैं तो प्लेसमेंट सिर्फ 2,72,000 का हो रहा है। लगभग 4 लाख का गैप है। यहाँ भी 7,12,000 बच्चे पास हुए 2013-14 में, लेकिन प्लेसमेंट कितने बच्चों को हुआ? 2,95,000। आप खुद देखिए कितना बड़ा गैप है ये, लगभग 4 लाख का गैप है। यहाँ पे 7,60,000 बच्चे पास हुए और इनमें से प्लेसमेंट कितने बच्चों को हुआ? 3,35,000। लगभग आधा, आप मान के चले कि लगभग आधा, 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो है बगैर प्लेसमेंट के रह गए। तो 7,88,000 बच्चे 2015-16 में पास आउट हुए, उसमें से प्लेसमेंट कितने बच्चों का हुआ? 3,62,000। तो
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्लेसमेंट है, अगर पास आउट हर साल बच्चे हो रहा है लगभग 7-8 लाख, तो प्लेसमेंट 2 से 3 लाख का ही हो रहा है। बाकी 4 से 5 लाख बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री लेकर जो है या तो प्लेसमेंट ऑप्ट नहीं कर रहे हैं या उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि प्लेसमेंट ऑप्ट नहीं करने वाले बच्चों का रेशियो बहुत ही कम होगा। इसमें से मैक्सिमम ऐसे होंगे जो प्लेसमेंट चाहते होंगे लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। हर साल भारत में लगभग 10 लाख इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो ये 10 लाख इंजीनियर बनते हैं इसमें से केवल 10% ही एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, NIT इत्यादि से पास आउट होते हैं। तो नो डाउट जो IIT और अच्छे NIT से पास आउट हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, उनका एक अच्छा लेवल होता है। लेकिन बाकी इसके अलावा देश में पिछले 10 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भरमार हो गई है। आप हर स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस भरे हुए हैं जिसमें सीटें खाली रह जाती है। आप अपने स्टेट बिहार का ही देखें तो यहाँ पे भी इवन बिहार के अंदर भी सीटें खाली रह जा रही हैं, जबकि आज से 10 साल 12 साल पहले ये स्थिति थी जब से कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल होता था। लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि हर कोई वो पहला चाहता है कि मैं सिंपल ग्रेजुएट ना बन के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लूं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा आसानी से जॉब मिल सकता है। लेकिन आप देखिए कि अभी जो जॉब का स्टेटस है, हमने जैसे देखा AICTE के वेबसाइट से, केवल हर साल 2 से 3 लाख बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया कि इनको जॉब क्यों नहीं मिलता है, तो 80% भारतीय इंजीनियर जॉब के लायक नहीं है एक सर्वे के अनुसार। अर्थात जो 80% पास आउट हो रहे हैं उनमें वो स्किल सेट नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। इंडस्ट्री चाहती है ऐसे बच्चे जो उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। पीछे के रैंक वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट होते हैं तो उनमें वो स्किल सेट होता नहीं है। एक दूसरा सर्वे कहता है केवल 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब के लायक है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो है अगर हर साल 10 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, प्लेसमेंट 2 लाख का हो रहा है, तो बाकी जो बच्चे 4 लाख 5 लाख 6 लाख बच्चे बचे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर जब स्किल सेट नहीं है इंडस्ट्री के लायक तो बाकी कंपटीशन की तैयारी में लगे रहते हैं, दूसरे जगह जॉब के लिए ट्राई करते हैं। अब दूसरी बात देखिए, अभी PSU में स्थिति ये है कि पहले PSU में नौकरियां काफी आसानी से मिलती थी, पर अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने जब से गेट के माध्यम से लेना शुरू किया है तो एक तो नौकरियां कम हो रही हैं, सर्विसेज वैकेंसीज कम आती हैं और कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आप ये आंकड़ा देखिए, इसमें ये 2021 का गेट के थ्रू नोटिफाइड वैकेंसीज है। इसमें पावर ग्रिड ने 40, ONGC ने 785, NTPC लिमिटेड ने 280, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 41, सेल 399, NPCIL ने 200 और ऑल इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 360 लोगों नोटिफाई की वैकेंसीज नोटिफाई की। तो आप सोचिए जब 10 लाख बच्चे पास आउट हो रहे हैं और इतनी कम वैकेंसीज है तो आप खुद ही सोच लें कि कितना कंपटीशन टफ है। तो बाकी बच्चे जो इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे हैं वो स्वाभाविक है दूसरे फील्ड की तरफ आकर्षित होंगे। आपको अगर एक PSU में एक टॉप रैंक स्पेशली महारत्ना में अगर आपको अच्छा इंटरव्यू कॉल लाना है, अगर कोई आप तो आपको 250 से 300 रैंक तक लाना होगा गेट में। अगर एक जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो सिमिलरली दूसरे कैटेगरी के लिए भी इस ग्राफ को और इस रैंक को इंटरपोलेट किया जा सकता है। अभी तो फिर बच्चे कहाँ एम्प्लॉय हो रहे हैं अगर वो PSU में नहीं जा रहे हैं? तो जनरली इंडियन IT इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स रहा है और अभी से जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मशरूमिंग के पीछे भी इंडियन IT इंडस्ट्री का ग्रोथ भी ही रहा है। जैसे जैसे इंडियन IT इंडस्ट्री ग्रो किया वैसे वैसे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ी। अभी आज के दिन में IT इंडस्ट्री 1.68 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन अभी बहुत सारे नए चैलेंजेस आ गए इंडियन IT इंडस्ट्री में। एक तो जो लो कॉस्ट जॉब, जो हमारे कंट्री में पहले क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट बच्चों को लो
एंड जॉब में, आईटी में तुम्हें जॉब तो मिल जाता था, लेकिन वो बहुत डेवलपमेंट, किसी नए चीजों के डेवलपमेंट में नहीं रहते थे, बल्कि पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट वाले जॉब में उनको लगा दिया जाता था। लेकिन फिर भी हाँ, ये था कि बहुत बड़े पैमाने पे उनको जॉब मिल जाता था। लेकिन अभी परिस्थितियां डिफरेंट हो गई हैं। आप देखें कि अभी जो लो कॉस्ट वाले जॉब है वो दूसरे देशों में, जो जिनका जीडीपी इंडिया से भी कम है, वैसे देशों जैसे बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्री, इन सब में शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा चैलेंज ऑटोमेशन में आ गया है। अब जैसे जैसे ऑटोमेशन का विकास हो रहा है, तो डेवलप कंट्री के जो जॉब इंडिया में आउटसोर्स होते थे, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के माध्यम से होने लगे हैं। तो इससे क्या है, आईटी इंडस्ट्री में वैसे जॉब जो कॉपी पेस्ट वाले थे वो कम हो रहे हैं या ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों में फिर देखिए आप, कोविड रिलेटेड बिजनेस स्लो डाउन भी हुआ। तो ओवरऑल आईटी, इंडियन आईटी इंडस्ट्री को इन सब से काफी कहीं ना कहीं उनको जॉब कर्टेल करने के लिए फोर्स होना पड़ रहा है। और ये प्रोसेस आज से नहीं चल रहा है। ये प्रोसेस जो आपको एक्सेप्ट कोविड वाला तो पिछले 2 सालों से आया है, लेकिन ऑटोमेशन और शिफ्टिंग ऑफ द लो एंड जॉब टू लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज, तो ये एक प्रोसेस पिछले डेकेड से ही स्टार्ट हो चुका है। पिछले 10 सालों से स्टार्ट हो चुका है, 5-6 सालों से या उससे पहले से भी। तो एक रिपोर्ट उसका इम्प्लॉयबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, उसका इम्प्लॉयबिलिटी पे असर ये पड़ रहा है कि देखिए, एक रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट कहता है इंडियन आईटी इंडस्ट्री कैन सी गेटिंग 3 मिलियन जॉब कट्स बाय 2022। 30 लाख 3 मिलियन 30 लाख जॉब कट। आप सोचे 1.68 करोड़ में जो 30 लाख लोगों का जो है जॉब जा सकता है, तो यह एक बहुत बड़ा जॉब लॉस होगा। आप सोचे कि जब जब जॉब कट हो रहा है, तो वैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो पास आउट हो रहे हैं, तो उनको कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा आईटी इंडस्ट्री में। और ये स्पेशली जो पहले से पास आउट आईटी इंडस्ट्री का एक और भी उनका कॉन्सेप्ट है कि वो जनरली ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो 4 साल, 3 साल, 5 साल पहले जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको वो उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि अगर 2012-13 से वैसे बच्चे, सपोज 4 लाख 5 लाख बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं इंजीनियरिंग करके, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं फिर रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग में, एसएससी में, और अभी भी पीएससी में। आप देखिए न्यूज आता है कि रेलवे के इवन ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं। बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर हुआ करता था, बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर हुआ करता था। इंजीनियरिंग, उसमें इंजीनियर्स भी बहुत अब्जॉर्ब होते थे आईबीपीएस के माध्यम से। लेकिन अभी जैसे जैसे बैंकिंग में हाल के दिन में प्राइवेटाइजेशन, अमलगमेशन, इन सब की खबरें आ रही हैं, तो लोग थोड़ा सा बैंकिंग के प्रति जो है रुझान बच्चों में, कैंडिडेट्स में पहले से कम हुआ। उसके बाद देखिए एसएससी में, पर आपको पता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी की बात करें तो 2018 का जो वैकेंसी था उसमें कहीं ना कहीं एक रेगुलरिटी वाली कमी रही कि नियमित टाइम पे सारे एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हो के ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली समस्या रही। तो जो वैसे बच्चे जो बिहार के हैं वो यूपीएससी की तरफ स्वाभाविक है आकर्षित हो रहे हैं, और वो चाहे इंजीनियर्स हों या दूसरे ग्रेजुएट्स हों। देखिए दूसरे ग्रेजुएट्स के लिए तो स्वाभाविक ही है कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ आए, लेकिन इंजीनियर्स चूंकि बहुत लार्ज नंबर पे, बहुत बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयड हैं, उनके अंदर स्किल सेट नहीं है, तो बीपीएससी उनको एक ऑप्शन देता है जिसमें वो आसानी से अपने आपको जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो आप यह मान के चलें कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, सारे तो नहीं लेकिन कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अगर सिविल सेवा की तरफ आ रहे हैं बीपीएससी का, तो शायद उनका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा के प्रति सर्विसेज या और जनता की सेवा करने से ज्यादा उनका एक जॉब लेने के प्रति ज्यादा आकर्षण है। अब देखिए इसमें बीपीएससी का क्या योगदान है। बीपीएससी का योगदान ये है कि क्यों इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो बीपीएससी के द्वारा ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बीपीएससी ने रेगुलरली हर साल लगभग
बिना ब्रेक के अपनी वैकेंसीज को नोटिफाई किया है। पहले लोग जो है स्टेट पीसीएस को सुनते थे कि भाई आपने स्टेट पीसीएस दिया है, इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसका एग्जाम कब होगा, इसका कुछ पता नहीं। लेकिन बीपीएससी ने अपने वैकेंसीज को बहुत ही रेगुलराइज किया है। उन्होंने आप देखें 48वीं के बाद से तो खैर हर साल ही वैकेंसी लेकर आए। आप देख लीजिए कि 48वीं से ये एक डेटा है, 48वीं से 52वीं 2017, 53वीं से 55वीं 2011, 56वीं से 59वीं 2014, 60वीं से 62वीं 2017, 63वीं भी इन्होंने 2017 में नोटिफाई किया, 64वीं 2018, 65वीं 2019, 68वीं 2020। अब देखिए लगातार हर साल ये वैकेंसीज के साथ आ रहा है और वैकेंसीज भी लगभग 500, 600 और 1000 के रेंज में आती है। तो स्वाभाविक है बच्चे जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इसके प्रति आकर्षित होंगे। और इसमें इंजीनियर्स भी अपवाद नहीं है, क्योंकि वो भी आज के दिन में सारे इंजीनियर्स तो अच्छी जगह प्लेस्ड है नहीं, बहुत सारे बेरोजगार हैं। दूसरी बात देखिए, बीपीएससी ने अपने एग्जाम को बड़ा ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराते हैं, तो भी लोगों का विश्वास जो है बीपीएससी के प्रति ज्यादा बढ़ा है। पहले लोग स्टेट पीसीएस को, आप इसका एग्जाम्पल झारखंड देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना से देखते हैं, लेकिन अभी जो है बीपीएससी के द्वारा पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो वैसे बच्चे जो दूसरे सेक्टर में भी काम करते हैं वो भी बीपीएससी की तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखिए इंजीनियर्स को यहाँ पे बीपीएससी में क्या फायदा मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों टॉप कर रहे हैं या क्यों अच्छा कर रहे हैं। तो बीपीएससी में एक जनरल स्टडीज पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर पोर्शन होता है, और स्टैटिस्टिक्स में जो बच्चे अच्छे करते हैं उनका जीएस पेपर 1 काफी अच्छा हो जाता है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे चूंकि वो मैथ शुरू से पढ़ते रहते हैं तो इस पोर्शन में बहुत अच्छा कर जाते हैं, मोस्टली बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज उनको मिल जाता है, जिससे उनका जीएस पेपर 1 में स्कोरिंग अच्छा हो जाता है। आप किसी भी इस बार 64वीं वाले बैकग्राउंड के बच्चों को ही देखें, मैक्सिमम बच्चे वैसे थे जो इंजीनियरिंग वाले, तो उनका जीएस पेपर 1 का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन अच्छा रहा। देखिए दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या साइंस ग्रेजुएट है और वो साइंस को ले रहा है तो उनका जो है स्कोरिंग बढ़ जा रहा है। और ये चीज आप पहले के बीपीएससी के रिजल्ट में भी देखेंगे, ऑल्दो 64th में ये चीजें बहुत हाईलाइट हुई, लेकिन पहले भी जो है साइंस वाले बच्चे जो है वो अच्छा किए, उनका स्कोर अच्छा रहा। ओवरऑल रैंकिंग में उनकी जो भी रही व्यवस्था, लेकिन उनका स्कोर अच्छा रहा। क्योंकि इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव जो है चीजें नहीं होती हैं। आपके किसी आंसर को हो सकता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से अपियर हो रहे हैं तो आपके किसी आंसर में जो एग्जामिनर है उनको ये बातें ठीक ना लगे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव नहीं होता है। अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है या इंजीनियरिंग फील्ड का है, उसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें आपको पसंद और नापसंद वाली बातें होती नहीं है। तो इससे क्या है कि ऑप्शनल जो है बहुत स्कोरिंग हो जा रहा है। दूसरा एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि अगर ये सारे ऑप्शनल बहुत ही अच्छे स्कोरिंग होते इंजीनियरिंग वाले, तो यूपीएससी में भी बच्चे सारे इंजीनियरिंग और साइंस लेते। लेकिन वहां पे एक चीज है कि यूपीएससी में साइंस और टेक का उन्होंने जो लेवल रखा है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का रखा है। तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से जो अच्छे इंजीनियरिंग पास आउट बच्चे भी हैं वो भी अब ऑप्शनल क्या है ह्यूमैनिटीज में ले लेते हैं। लेकिन जहाँ ऑप्शनल की बात है तो बीपीएससी अपने ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स में तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनका साइंस एंड टेक और इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चंस है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनका जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा साधारण है। इससे भी इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे को फायदा होता है। तो आप ये मान के चलें कि आर्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट वालों को डिसएडवांटेज तो होता है, यह एक सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को तो देखिए स्केलिंग के लिए जरूर डिमांड करना चाहिए, ये स्पेशली 64th के रिजल्ट के बाद। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो और आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप स्वाभाविक है 200 प्लस तो स्कोर कर लेते हैं।
इस बार अच्छे अच्छे जो टॉप रैंकर है उनका स्कोर 200 प्लस रहा, जो और साइंस सब्जेक्ट लेकर रहे हैं, लेकिन वही ह्यूमैनिटीज वाले बहुत कम है जिन्होंने 200 को क्रॉस किया है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में पर्सपेक्टिव और पर्सनल लाइक डिसलाइक की भी बात आ जाती है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव होती है, तो वहां पे उतना स्कोर नहीं हो सकता है। आप कितना भी अच्छा लिखें, बहुत मुश्किल है, रेयर है, एक दो बच्चे ही जो है 200 प्लस क्रॉस करेंगे। तो इसके लिए अगर इनजस्टिस ना हो बच्चों को के साथ, तो सारे कैंडिडेट्स को तो स्केलिंग के लिए, जैसे यूपीएससी में होता है, दे शुड डिमांड फॉर स्केलिंग। और मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि जो साइंस टेक और इंजीनियरिंग के ऑप्शनल पेपर्स हैं उनका स्टैंडर्ड काफी यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी थोड़ा सा कम ही रहता है, और ये इस बात का फायदा साइंस एंड टेक वालों को मिल जाता है। वो ऐसे नहीं है कि बहुत एक्सीलेंट बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। समस्या ये है कि ह्यूमैनिटीज पेपर में तो ये ऑप्शनल में जो है स्टेट पीसीएस अपना स्टैंडर्ड ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है। बिलो इंजीनियरिंग और साइंस की बात आती है तो उनके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड एवरेज होता है, इसीलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को ज्यादा फायदा मिलता है, जबकि यूपीएससी में ये काफी अच्छे स्टैंडर्ड का पूछते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या आईएएस, तो खैर आईएएस के ऑप्शनल, अगर यूपीएससी के ऑप्शनल को आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के, साइंस एंड टेक को, तो मुझे लगता है कि एवरेज जो इंजीनियरिंग पास आउट बच्चे हैं तो वो तो कभी लेना ही नहीं चाहेंगे। और ये फैक्ट है, आप खुद भी देख लीजिए, जो ऑप्शनल चूज किए गए हैं वहां पे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनका ऑप्शनल देखें तो वो ज्यादातर ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने जो है ऑप्शनल का स्टैंडर्ड एट पार मेंटेन किया ह्यूमैनिटीज वालों के साथ। तो ये है कि बीपीएससी को भी जो है, अगर वो स्केलिंग करे ना करें, कम से कम जो साइंस एंड टेक पेपर का स्टैंडर्ड है वो जो ह्यूमैनिटीज के स्टैंडर्ड है उसके इक्विवेलेंट इसको लाना चाहिए। इससे तो हमें ये समझ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है बहुत टैलेंटेड है इसलिए इतना टॉप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट द क्रीम डे ला क्रीम, अर्थात वो बिल्कुल क्रीम नहीं है। अगर बीपीएससी में जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ, स्पेशली मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ या साइंस ऑप्शनल वाले बच्चे की। तो दे आर नॉट द क्रीम डे ला क्रीम, बल्कि वो आपके और हमारे जैसे जॉब सीकर ही हैं। जो रेलवे बैंकिंग की हम तैयारी कर रहे हैं वो भी उसी लेवल के बच्चे हैं, और इसको आपको प्रूव करने के लिए देखिए 64th में जो भी रिजल्ट हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, तो 63rd में जो टॉपर है श्रेयांश तिवारी जी, उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था। 60 to 62nd टॉपर जो थे सुशांत कुमार चंचल, इनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। 56 to 59th जो टॉपर थे संजीव कुमार सजन, इनका इस समय 2 ऑप्शनल चूज करने पड़ते थे ऑप्शनल पेपर, इनका एलएसडब्ल्यू और पब्लिक एड था। तो कहीं किसी आर्ट्स वाले को होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हाँ, आपको अपने ऑप्शनल के साथ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल वाले और साइंस ग्रेजुएट साइंस ऑप्शनल वाले बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सके। तो ये आप मान के चले कि ह्यूमैनिटीज वाले किसी से कम नहीं है। आपने देख ही लिया जो टॉपर का जो सिलसिला है, और आगे आप मान के चलें कि 65th, 66th, 67th कोई जरूरी नहीं है कि साइंस वाले ही अच्छा करें, हर बैकग्राउंड के बच्चे अच्छा करेंगे। हाँ, बशर्ते ये जरूर है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उनको क्या है कि अपने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 जिएगा, अर्थात अपने ऑप्शनल में भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूँ, ह्यूमैनिटीज वाले किसी से कम नहीं, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज में किया है तो वहां पे आपको ज्यादा एडवांटेज रहेगा एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से।